कक्षा 11 में पिछली वीडियो में हमने आपको अविरतता का सिद्धांत कराया था, जो A1 B1 बराबर A2 V2। फिर इसके बाद है बहते हुए द्रव की। बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। पहली है गतिज ऊर्जा। तो बहते द्रव की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। माना द्रव्यमान m, आयतन v तथा घनत्व रो का द्रव का वेग v से गति कर रहा है, तब द्रव की गतिज ऊर्जा 1/2 mg²। द्रव के प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, इसमें आयतन का भाग लग जाएगा प्रति एकांक आयतन के लिए, ठीक। तो 1/2 mv²/v। और द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व रो, तो इसके लिए m/v की जगह पर रो आ गया, तो 1/2 ρv²। तो यहाँ तक करना है। इसके बाद फिर है स्थितिज ऊर्जा। बहते हुए द्रव की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। माना m द्रव्यमान का द्रव पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर हो, तो द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, आप जानते हैं। और द्रव प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा mgh/v और m/v होता है रो, तो ρgh। तो ये यहाँ तक करना है। फिर दाब ऊर्जा। बहते द्रव पर आरोपित दाब के कारण द्रव में संचित ऊर्जा को हम दाब ऊर्जा कहते हैं। माना द्रव के एक परिच्छेद क्षेत्रफल पर आरोपित दाब P है तथा इसके कारण द्रव x दूरी बहता है, तब दाब ऊर्जा बराबर होता है आरोपित दाब के कारण किया गया कार्य, यानी कि बल गुणा विस्थापन। बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल, विस्थापन को x से, लेकिन डेल्टा Ax बराबर होता है द्रव का आयतन यानी v। तो दाब ऊर्जा हो गई Pv। द्रव के प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, तो Pv/v का भाग दे दिया, तो v से v का, तब P को हम दाब ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर इस तीनों ऊर्जाओं के आधार पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय। इसका कथन ये है कि जब कोई आदर्श द्रव वो है जो असंपीड़ तथा अश्यान द्रव, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो इसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इसका समीकरण है P + ½ ρv² + ρgh बराबर कांस्टेंट। इसकी उपपत्ति यानी प्रूफ या डेरिवेशन, ये आपकी कोई धारा रेखीय नली है, ये वाली। इसके सिरे का क्षेत्रफल है A, इस सिरे का क्षेत्रफल है, इसका मान लिया A1, इसका A2, ये सिरा A, ये सिरा B, ए सिरे पर दाब P1 वेग V1, बी सिरे पर दाब P2 वेग V2 है। पृथ्वी तल से बी सिरे की ऊंचाई H2 और ए सिरे की ऊंचाई H1, ये पृथ्वी का तल है, ये नली है, इसमें जल प्रवाहित हो रहा है, द्रव बह रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो अविरतता के सिद्धांत से V2 का वेग V1 से अधिक होगा, क्योंकि जो सिरा कम क्षेत्रफल का है वहाँ पर वेग अधिक होता है, और जो सिरा चौड़ा होता है वहाँ पर वेग कम होता है। ए सिरे पर प्रवेश करने वाला द्रव 1 सेकंड में मान लिया V1 दूरी तय करता है, तब इस द्रव पर लगने वाला बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल P1 × A1। अतः 1 सेकंड में ए सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य बल गुणा दूरी, तो बल है P1 A1 × V1, मान लगा दिए। इसके बाद इसी प्रकार 1 सेकंड में बी सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य, वही कार्य बराबर होता बल गुणा दूरी या विस्थापन, तो P2 A2 × V2। इसलिए द्रव पर किया गया नेट कार्य, तो पहले वाले अधिक करना पड़ता, तो P1 A1 V1 में से P2 A2 V2 घटा दिया। लेकिन अविरतता के सिद्धांत से A1 V1 बराबर A2 V2, ये बराबर m/ρ, ये रो घनत्व है, ठीक है ना, जहाँ m द्रव का द्रव्यमान, रो द्रव का घनत्व है। अतः द्रव पर किया गया नेट कार्य P1 - P2 m/ρ, यानी A1 V1 की जगह पर हमने m/ρ लगा दिया, तो m/ρ कॉमन ले लिया।
1 सेकंड में ए सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा 1/2 mv1 स्क्वायर। 1 सेकंड में बी सिरे से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा 1/2 mv2 स्क्वायर, क्योंकि ए सिरे पर वेग v1 और बी सिरे पर वेग v2 है। द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इस वाले से इसको घटा देंगे, अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा दी, तो 1/2 m कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1। चूंकि v व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/1 एक क्षेत्रफल के, और v2 ग्रेटर देन v1। विस्तार, बी सिरे पर वेग अधिक है, ए सिरे पर वेग कम है। ए सिरे पर द्रव की स्थिर ऊर्जा mgh1, बी सिरे पर द्रव की स्थिर ऊर्जा mgh2, तो द्रव की स्थिर ऊर्जा में कमी, mg कॉमन ले लो, h1 माइनस h2। क्यों? क्योंकि चूंकि h2 लेस देन h1, h2 की ऊंचाई कम है h1 से। द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, गतिज ऊर्जा में से स्थिर ऊर्जा घटा दी, ठीक है। फिर ऊर्जा में यह वृद्धि द्रव पर किए गए नेट कार्य के बराबर होती है, अर्थात P1 माइनस P2, तो किया गया कार्य है ये P1 माइनस P2 m/ρ बराबर ये गतिज ऊर्जा। P1 P2 1/2 ρ कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस ρg h1 माइनस h2। अब इसमें से हम 1 वाले पद को एक तरफ और 2 वाले पद को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यानी m से m कट जाएगा, रो का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 1/2 रो हो गया ना। अब P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 1 वाले पद एक तरफ और 2 वाले पद एक तरफ, या बराबर P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कॉन्स्टेंट, और यही बर्नौली की प्रमेय का समीकरण है। अगर हम इस पद में इसके प्रत्येक पद में रो जी एच से भाग दे देंगे तो P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच, रो जी से भाग देने पर P अपॉन रो जी वी स्क्वायर अपॉन 2g, तो रो जी एच नहीं रो जी से भाग दे दिया। इन्हीं को हम वेग दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं। जहाँ पर P अपॉन रो जी दाब शीर्ष है, वी स्क्वायर अपॉन 2g वेग शीर्ष है और h को हम गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं। कहने का मतलब है कि आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में बहते समय एकांक आयतन के दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत रहता है। तो ये आपके बर्नौली की थ्योरम है, वो कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। इसके बाद फिर आप करेंगे बर्नौली प्रमेय के एक अनुप्रयोग है। इसका अनुप्रयोग है टॉरिशली का प्रमेय, या दूसरे रूप में बोल सकते हैं हम बहिश्राव वेग। कथन है इसका, इसके अनुसार द्रव से भरे किसी टैंक में किसी गहराई पर बने छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग अर्थात बहिश्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने में प्राप्त कर लेता है। इसे बर्नौली प्रमेय के आधार पर भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉरिशली का प्रमेय है। इसका जो फॉर्मूला आता है निकल के वो ये है, बहिश्राव का वेग ये वाला, v बराबर √2gh। डेफिनेशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेना। इस सूत्र की स्थापना सबसे पहले सन 1644 ईस्वी में टॉरिशली नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इनको टॉरिशली के प्रमेय कहते हैं। अब द्रव की परास, रेंज ऑफ लिक्विड, छिद्र से निकलने वाले द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को द्रव की परास कहते हैं। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और परास को हम r से व्यक्त करते हैं, तो ये पूरा डेरिवेशन है, और ये आपको यहाँ तक लिखना करना है। r बराबर 2√h ब्रैकेट में h माइनस h। अधिकतम परास के लिए ये भी कर लेना है आपको, ये यहाँ से लिखो पूरा, और ये यहाँ तक भी आप कर सकते हैं h। तो अधिकतम परास R मैक्सिमम बराबर होता है कैपिटल H के। जो इस चित्र को आप बना सकते हैं, ये वाला चित्र आपको बनाना है इसी में, ठीक है ना। ये कैपिटल H है अधिकतम। इतना आप
लर्न करेंगे और इसे नोट करेंगे।